नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण। नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का किया आग्रह। विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन में विशेषाधिकार हनन के मामले में शोर शराबा। विधानसभा में आंतरिक मार्ग की गुणवत्ता को लेकर लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों ने रुद्रपुर में की बैठक। वहीं राज्य में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। और चमोली जिला मुख्यालय में आयोजित राज्य आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता में पौड़ी की टीम ने मारी बाजी। फाइनल मैच में 4-2 से शिकस्त देकर ट्रॉफी की अपने नाम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रशिक्षण प्राप्त नए सैन्य अधिकारियों से स्वयं को राष्ट्र सेवा में समर्पित करने का आग्रह किया है। देहरादून में आज भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने नव प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों से कहा कि देश क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को भारतीय सैन्य अकादमी की समृद्ध विरासत और प्रशिक्षण प्राप्त पूर्व छात्रों की वीरता और बलिदान की गाथा पर गर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के सदमे से उभर नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि जनरल रावत एक शानदार सैन्य अधिकारी थे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय ध्वज हमेशा ऊंचा रहेगा क्योंकि जनरल बिपिन रावत जैसे बहादुरों ने प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी के गौरव को भी बढ़ाया है। जनरल रावत को IMA में उनके असाधारण कौशल के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने विदेशी सैन्य अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अच्छे अधिकारियों को प्रशिक्षित करना भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। This parade comprises cadets from all parts of India and from diverse communities, as also from 10 friendly foreign countries. This is indeed a true manifestation of our unity as also of our plural society. Gentlemen cadets, your training here equips you to face the challenges that await you. As commissioned officers, you will be expected to blend knowledge, skills and professional application. You must internalize the Chetwood motto inscribed in your academy. I also extend my heartiest congratulations to the proud families of the cadets passing out today. Thank you. Jai Hind. आपको बता दें कि अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त कर आज कुल 387 सैन्य अधिकारी पास आउट हुए। इनमें 319 भारतीय और 10 मित्र देशों के 68 सैन्य अधिकारी शामिल हैं। पास आउट होने वाले कैडेटों में 45 कैडेट के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तराखंड 43 कैडेट के साथ दूसरे और 34 जेंटलमैन कैडेट देने वाला हरियाणा तीसरे स्थान पर है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन में विशेषाधिकार हनन के मामले में शोर शराबा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नियम 310 के तहत सदन में महंगाई के मुद्दे को चर्चा के लिए उठाया। हालांकि पीठ द्वारा इसे नियम 58 के तहत सुनने के लिए स्वीकारा गया। इसके बाद सदन में विपक्ष के सदस्य काजी निजामुद्दीन ने सदन में विशेषाधिकार हनन के नोटिस के तहत रोजगार को लेकर सरकार के आंकड़ों में भिन्नता के मुद्दे को उठाया और इस पर पीठ से विनिश्चय देने की मांग की। जब हमने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन के अंदर लाया तो आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के जो विधायक साथी थे उन्होंने भी इस बात को उठाया कि जो हमारे साथ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और सदन के अंदर जो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव हम लाए
उसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, कोई जवाब सरकार तो दे नहीं पा रही थी, लेकिन पीठ के माध्यम से भी कोई जवाब नहीं आया और अंतोगत्वा सत्ता पक्ष के विधायकों को जो परंपराएं रही उन परंपराओं को तोड़ना पड़ा और एक विधायक जो है वो सदन के अंदर जो है वेल में आ गया। इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। कि जहाँ तक माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है, इस समिति गठित हुई है, उसके सदस्यों के नाम भी बताए हैं, लेकिन मामले रिफर शायद नहीं किए गए हैं। इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है और हमारे लोग भी 2-3 लोगों ने अपनी बात कही है और ये सदन है, विधायकों का सदन है, अपनी बात, अपने अधिकारों की बात, इस कहने में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपनी बात कहें और निर्णय माननीय पीठ को लेना है, जैसा निर्णय होगा वैसी कार्रवाई सरकार करेगी। दोपहर बाद सदन में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश की आजादी के गुमनाम नायकों के संबंध में चर्चा हुई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव पर लोक संस्कृति, पेंटिंग प्रतियोगिता, पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य कार्यक्रम होने चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा, आजादी में देश के हर नागरिक ने भाग लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा परिसर के अंदर आंतरिक मार्ग के डामरीकरण में लापरवाही और गुणवत्ता में कमी को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता को जांच के आदेश देते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा परिसर के अंदर बने आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और किए गए निर्माण कार्यों की जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। और यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया गया वो सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो है उखड़ रही है पूरी सड़क और इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा और इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सदन में नहीं उठाई, ये जो मैंने देखा तो इसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। कोई काम अगर खराब होगा तो उसके जांच तो आदेश दिए जाएंगे ना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में टिहरी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें फौजदारी, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर वाद, राजस्व वाद, वैवाहिक विवाह सहित अन्य मामले जो सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारण किए जा सकते हैं की सुनवाई की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि आज पूरे देश में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2021 की ये अंतिम लोक अदालत है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। आज के दिन देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और सभी को आज के दिन पेनल्टी माफ हो जाती है। जो एक्स्ट्रा जो सरचार्ज लगता है वो माफ हो सकता है, एक्स्ट्रा ब्याज माफ हो सकता है। केवल मूलधन राशि पर ही चुकाने पर मामले का निस्तारण किया जा सकता है। लोक अदालत में आए चंबा निवासी रामानंद ममगाई ने बताया कि उनका आपसी विवाद का मामला कई समय से कोर्ट में चल रहा था। आज लोक अदालत से समझौता हो गया है। अब दोनों परिवार समझौते के बाद खुश हैं। मेरा जो है पड़ोसी के साथ जो दुल्हान के साथ विवाद चल रहा था, जिसका कि आज लोक अदालत में समझौता हो गया दोनों पक्षों का और मैं बहुत खुश हूँ। अधिवक्ता आनंद सिंह बेलवाल ने बताया कि गत वर्ष चंबा ज्वारणा मोटर मार्ग पर सड़क दुर्घटना से 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लोक अदालत के माध्यम से आज 25 लाख का मुआवजा दिया गया। आज लोक अदालत के माध्यम से इन लोगों का जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की कोर्ट से कंपनसेशन का आदेश हुआ है और टोटल इनका 25 लाख के करीब का निस्तारण हुआ है। लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मोटर दुर्घटना में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कई सालों से उनका मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसका आज लोक अदालत के माध्यम से समझौता हुआ है। मेरी घरवाली का गाड़ी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, उनके लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा हो गया।
देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां आज विधि विधान के साथ हरिद्वार के वीआईपी गंगा घाट में विसर्जित की गई। उनकी दोनों बेटियों ने उनके अस्थि कलश को गंगा में प्रवाहित किया। सैन्य सम्मान और विधि विधान के साथ उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई लोगों ने उनकी अस्थियों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हरिद्वार में उनके परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पूरे देश में शोक मनाया जा रहा है। उत्तराखंड देवभूमि, यहीं से इसी मिट्टी में वो पले बड़े हैं, तो देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी ज़बरदस्त शोक की लहर है। सब लोग हतप्रभ हैं। आज उनकी अस्थियों का विसर्जन पवित्र स्थान यहाँ हरिद्वार में माँ गंगा में प्रवाहित हो रहा है। माँ गंगा से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको और श्रीमती रावत को और जितने भी हमारे सैनिक इसमें शहीद हुए हैं अपने श्री चरणों में स्थायी निवास दें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने राजभवन के प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा भी रोपा। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान शांतिपूर्ण मतदान और सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों ने रुद्रपुर में कल एक बैठक आयोजित की। बैठक में डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर युगल किशोर पंत, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत जिलों के जिलाधिकारी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान दोनों राज्यों के अधिकारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कुमाऊं मंडल के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि उधम सिंह नगर जिला उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से लगा हुआ है, इसलिए ये बैठक महत्वपूर्ण है। अभी आगामी हमारे विधानसभा निर्वाचन होने वाले हैं और उसको लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी निर्वाचन होगा। और क्योंकि उधम सिंह नगर जनपद यूपी से लगा हुआ है, यूपी के 5 जनपदों से और नेपाल से भी लगा हुआ है, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग होती है और जिसमें जो हमारे संबंधित ज़िले हैं, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके डीएम और एसएसपी आते हैं और जो हमारे इंटर बॉर्डर इश्यूज़ होते हैं उनको लेकर समीक्षा की जाती है। खासकर डुप्लीकेसी इन वोटर लिस्ट, जिससे कि एक व्यक्ति एक जगह वोट देगा, दूसरी जगह वोट ना दे पाए। उसके अलावा क्योंकि इलेक्शन में हमारे बहुत सारे कुछ क्रिमिनल्स वगैरह भी होते हैं जो इंटर स्टेट माइग्रेशन करते हैं, तो उन पे रोकथाम, एनवीडब्ल्यूज़ पे कार्रवाइयाँ और उसके साथ साथ जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग, बेसिकली बॉर्डर मैनेजमेंट की भी इश्यूज़ में डिस्कस होते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज पौड़ी जिले की 3 विधानसभाओं कोटद्वार, यमकेश्वर और लैंसडाउन के सभी जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को कोटद्वार स्थित राजकीय महाविद्यालय के सभागार में एक दिन का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर कोटद्वार के उप जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि आज चुनाव संबंधी कार्यक्रमों के तहत इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम मशीन की प्रारंभिक जानकारी भी दी गई।
आज हमने यहाँ पर सामान्य निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन 2022 की तैयारियों के मद्देनज़र जो हमारे सेक्टर ऑफिसर तथा जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनका आज हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत किया है। आज यहाँ पर हमारी 3 विधानसभाओं के जो एसओ हैं और जोनल मजिस्ट्रेट है वो आए हुए थे। इनमें से कोटद्वार और यमकेश्वर और लैंसडाउन वहाँ के जितने भी सेक्टर ऑफिसर और जोनल मजिस्ट्रेट हो आज उनको हमने ट्रेन किया है। अभी अगर आप ईवीएम की बात करें तो ईवीएम के बारे में उनको सामान्य जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ में हमारी जो डेमोस्ट्रेशन वैन है उसको भी हमने आज यहाँ पर लगा रखा है। सभागार में उपस्थित चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे परियोजना प्रबंधक स्वजल पौड़ी के दीपक रावत ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान चुनाव संबंधी बारीकियां बताई गई हैं। मतदान से पूर्व की तैयारियां, मतदान के दिन और उसके बाद की कार्यवाही के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। इस समय ट्रेनिंग देने के लिए हम यहाँ पे आए थे। 3 विधानसभा क्षेत्र की ट्रेनिंग यहाँ पे हुई है, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की जो है। और इन लोगों को ये बताया गया है कि 12 तारीख से और 19 तारीख तक एक सप्ताह में इनको जो भी क्षेत्र आवंटित किया गया है उस क्षेत्र में जा कर के जो भी मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं प्रत्येक मतदेय स्थल की और उनकी सेंसिटिविटी की, रूट चार्ट की, उस सब की जानकारी लेकर के वहाँ पे आएंगे। और इसके अलावा जो है जो मतदान के दिन है, मतदान के दिन इनको क्या क्या कार्रवाई करनी है वो सारी प्रक्रियाओं के बारे में जो है आपको जानकारी दी गई है। वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में पाइप से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है वहां हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। इस मिशन को सरकार ने हर घर जल योजना का नाम दिया है। इस योजना का उत्तराखंड राज्य को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल लाइन पहुंचाई गई है। जिले के सभी 9 विकास खंडों में इस योजना का संचालन जल संस्थान और जल निगम द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कुल 2250 डीपीआर में से 84 को छोड़कर बाकी DWSM स्तर पर स्वीकृत हो गई हैं। उन्होंने बताया कि कुछ व्यावहारिक दिक्कतें भी इस योजना के तहत आ रही हैं, लेकिन उनका निदान किया जा रहा है। करीब 2200-2250 डीपीआर हमारे जनपद में बननी थी और DWSM में पास होनी थी। तो इसमें से 84 छोड़ करके समस्त डीपीआर बन करके हमारे जनपद में पास भी हो गई है DWSM के स्तर पे। इसमें थोड़े से व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं कि जब टेंडर कॉल हो रहे हैं तो उसमें कम बिड्स आ रहे हैं। इसलिए जो एक गैप है वो ये है कि पास तो होने की हमारी शायद पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी प्रगति है टिहरी में, लेकिन फिर वो डीपीआरस को जब तक कि टेंडर में लोग आएंगे नहीं और फिर बॉन्ड साइन हो करके नहीं होगा तब तक उसको हम ये नहीं मान सकते कि सक्सेसफुल हुआ। तो उसमें थोड़ी व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं, लेकिन कोशिश पूरी तरह से की जा रही है कि 31 दिसंबर से पहले जितनी भी डीपीआर अभी तक पास हुई है वो पास उनको टेंडर उनके बॉन्ड बन जाए। टिहरी में जल संस्थान के 3 डिवीजन नई टिहरी, देवप्रयाग और घनसाली इस योजना के तहत 774 राजस्व ग्रामों में कार्य कर रहे हैं। इसके तहत जल संस्थान को 66,449 कनेक्शन से जोड़ा जाना है। पहले चरण में जल संस्थान द्वारा 34,321 घरों को जोड़ा गया है। दूसरे चरण में 308 डीपीआर में से 268 डीपीआर तैयार हो चुकी हैं। जल संस्थान के पास जो है 774 रेवेन्यू विलेज जल संस्थान को आवंटित है, जिसके अंतर्गत जो है हमको 66,449 हाउस होल्ड को FSCC का कनेक्शन देना है, जिसमें हमने प्रथम चरण में हमने 34,321 हाउस होल्ड को कनेक्शन दिया जा चुका है। और द्वितीय चरण के अंतर्गत हमारी जो टोटल डीपीआर 308 बननी थी और जिसमें से 268 डीपीआर हमारी DWSM से और SWSM से अनुमोदित हो गई है। इनके जो है निविदा की प्रक्रिया अभी गतिमान है और इसके बाद जो शेष डीपीआर है उनको भी तत्काल गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं हर घर जल नल योजना से ग्रामीणों को भी बड़ी राहत मिली है। चंबा विकास खंड के हिम्मत सिंह धनोला ने बताया कि पहले गांव में पानी की बड़ी दिक्कत थी, अब इस योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। पहले बरसात का पानी इकट्ठा कर पीने के उपयोग में लाया जाता था। पहले पानी बहुत दिक्कत है, जब घर घर योजना चली मोदी जी की तब जो बहुत में सुविधा मिले हम नहीं, पहले हम 1.5-2 किलोमीटर दूर पानी जानते हैं। ये जब बरसात होती फिर छत में पानी रोकते हैं, तब जो टंकी भरते हैं, तब वो पानी से जो कपड़े धोते हैं।
लेकिन अब सब घर पर पानी जाएगी, बहुत दिक्कत। अब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी योजना चलाए। गांव की प्रेमा देवी और कमली देवी ने बताया कि गांव में पानी की बड़ी दिक्कत थी। लोग रात रात को प्राकृतिक जल स्रोतों में लाइन लगाकर कई घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते थे, लेकिन अब उन्हें हर घर जल नल योजना से घर में ही पानी उपलब्ध हो रहा है, जिससे महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। बस पहले बहुत दिक्कत है पानी की, अब थोड़ा सुविधा होगी। अब आने लगे पानी का भी हम चोड़ा जाते थे पानी के लिए, यहाँ नीचे में एक नल था, वहाँ जाते थे पानी के लिए, लेकिन वहाँ पे बहुत देर में पानी आता था। रात में जाते थे हम पानी के लिए। हर घर जल नल योजना ने महिलाओं और बच्चों का जीवन ही बदल दिया है। पानी लेने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाने से उनकी दिनचर्या भी प्रभावित रहती थी। अब हर घर में नल होने से उनके समय की बचत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। चमोली जिले के मुख्यालय में आयोजित 4 दिवसीय राज्य आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता पौड़ी की टीम ने जीत ली है। फाइनल मैच में पौड़ी की टीम ने ट्राई ब्रेकर के जरिए कोटद्वार की टीम को 4-2 से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की। स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में खेल विभाग और फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में राज्य की 12 चुनिंदा टीमों ने प्रतिभाग किया। इनमें नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब पौड़ी, फुटबॉल संघ कोटद्वार शामिल रही। प्रतियोगिता का फाइनल मैच कोटद्वार और पौड़ी के मध्य खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 स्कोर की बराबरी पर थी। बाद में पेनाल्टी शूट ट्राई ब्रेकर के जरिए मैच का फैसला हुआ। विजेता व उप विजेता टीम को परियोजना निदेशक DRDA प्रकाश रावत ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चमोली द्वारा राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता आमंत्रण का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे राज्य से 12 टीमों ने प्रतिभाग किया, जो कि सिलेक्ट होकर टीमें आई थी। इनमें 12 टीमों में लीग मैच कराया गया और सभी टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें पौड़ी और कोटद्वार दोनों टीमें फाइनल में पहुंची और पौड़ी विजयी रही। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।